नमस्कार। कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में आज प्रस्तुत है कृष्णकली उपन्यास का 10वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। दलिया, उबले अंडे और टोस्ट सजाकर साइमन गृहस्वामिनी के लिए एक सूप प्लेट में उबली सब्जियों का मटमैला पानी रख गया तो आंटी ने किसी सिर चढ़े बीमार अबोध बालक की तरह तुरंत मुंह लटका लिया। देख रही हो विवियन, इस साइमन के बच्चे ने आज इस सूप में फिर मुझे जलाने के लिए शलजम डाल दिया है। तुम्हें देखो बेटी कली, लगता है अपनी बीवी की धोती धोकर उसी का पानी गर्म करके ले आया है। एक टमाटर ही डाल देता। ही कुड हैव पुट सम कलर। तुम्हें पता है कि तुम्हारा वजन इधर फिर बढ़ने लगा है। डॉक्टर मोसेस ने जो सूप बताया है तुम्हें, इस हफ्ते वही पीना पड़ेगा। विवियन ने पुचकारने के स्वर में कहा और प्लेट आंटी के सम्मुख धरकर चम्मच उनके हाथ में पकड़ा दी। एक प्लेट में 2 रूखे टोस्ट उसमें डुबोकर मरे मन से खाती आंटी लोलुप दृष्टि से मेज पर धरी मक्खन की गोल बट्टी को एक टक देखती कहने लगी, अगली बार उस चुट्टे मोमोज की कलेजी ही भूनकर खा लूंगी, देख लेना। आप तो मुटका खा खाकर दिन रात मुटा रहा है। अब तू ही बता बेटी कली, इस शरीर में भला इन 2 रूखे टोस्ट और इस चुल्लू भर गंदले गुनगुने पानी से कुछ गर्माहट आएगी? रोज रोज यही खाना, उस पर भी वजन बढ़ता जा रहा है। मुझे तो लगता है जानबूझकर ही उसने वजन तौलने की मशीन की सुई बिगाड़ दी है। असल में जवानी में मुझ पर मरता था मुटका। मैंने उसके प्रपोजल को हंसकर ठुकरा दिया था। वही बदला तो ले रहा है अब, आंटी ने हंसकर कहा और झपट्टा मारकर मक्खन की पूरी बट्टी मुंह में धरकर गप्प से निकल किसी चतुर बाजीगर की भांति गर्व से मुस्कुराने लगी। देख रहे हो भाभी, कभी कभी तो आंटी बच्चों को भी मात दे देती हैं। कल आप ऐसे ही झपट्टा मारकर पूरी डबल रोटी खा गईं। विवियन की धमकी से सहम कर आंटी नैपकिन से मुंह पोंछती खिसिया कर उठ गई। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। इधर मुझे भूखी मारकर तुमने मेरी नीयत बेहद बिगाड़ दी है। खाना देखकर अपने को रोक नहीं पाती। ले विवियन, आज से पक्का क्रिश्चियन रिजोल्यूशन ले रही हूँ। बिना तुझसे पूछे खाने की एक चीज भी जीभ पर नहीं रखूंगी। मेरा क्या बनता बिगड़ता है आंटी? विवियन कांटे छुरी से ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में रखकर बोली। 3-3 घंटे तक बंद गोभी की तरह स्टीम में उबलती हो, गिन गिन कर हजार रस्सी कूद की छलांगे लगाती हो, पर एक 6 इंच की जीभ को नहीं रोक पाती। आंटी नहाने चली गई तो कली बड़ी स्वाभाविकता से नाश्ते पर टूट पड़ी। अब तक आंटी की क्षुधातुरा दृष्टि के नीचे वह एक गस्सा भी नहीं तोड़ पाई। वी कांट अफोर्ड टू लूज हर। विवियन की आंखें सेहाश्रु से आर्द्र हो उठी। तुम नहीं जानती ये मेरी कैसी हीरा आंटी हैं। मम्मी की सबसे छोटी बहन है। मुझे आज तक कभी ये लगा ही नहीं कि मेरी माँ नहीं है। बोर्डिंग में जाने से पहले जन्म के 10 वर्ष तक मैं इन्हीं के पास रही। बॉबी तो जन्म के 3रे ही साल इनके पास आ गया था। ये ससुरा तो डेजी आंटी को जन्मते ही भपोस गया। वो बड़े स्नेह से बॉबी की ओर देखकर मुस्कुराई, आंखें नीचे किए। बॉबी लड़कियों की सी नज़ाकत से क्रिस्प टोस्ट को चूहे सा कुतर रहा था। अब परसों ही डॉक्टर मोसेस कह गए हैं कि आंटी का रक्तचाप बेहद बढ़ गया है, कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। इसी से मैं यहाँ आ गई। सोचा पढ़ाई के साथ साथ आंटी की देखभाल करती रहूँगी, पर नाउ आई फाइंड इट इज़ इम्पॉसिबल। 3-4 घंटे बाद स्टीम बाथ में उबल धुल कर आंटी जैसे चोला ही बदल आई। रंग रूप में तो वह निखालिस एंग्लो इंडियन थी ही, साज सज्जा भी वैसी ही थी। एक हल्के धानी लतापत्र बने कैम्ब्रिक के गाउन में उन्होंने अपना फैला मोटापा शायद यत्न से कसे गए किसी कोर्सेट से बांध कर रख लिया था। कटे काले बालों में लगा एलिस बैंड गोल गालों वाले भोले से चेहरे को और भी भोला बना रहा था। नीली आंखें काले बालों से ज़रा भी मेल नहीं खाती थीं, पर नन्हे से अधरपुट से झांकते आंटी के मोची से दांत देखकर कली समझ नहीं पाई कि सौंदर्य किसी प्रसिद्ध डेंटिस्ट के डेंचर का है या स्वयं विधाता का। ओ माय डियर कली, मैं तुम्हें किस भी नहीं कर पाई। सारे बदन में हरामी आया ने ढेर सारा ऑलिव ऑयल मल कर रख दिया था। तुम्हें चूमकर स्वागत करती भी कैसे।
मोस्ट वेलकम माई ब्यूटी। आंटी ने अपनी गुदगुदी हथेली में कली का चेहरा थाम दोनों गालों को ऐसी तबीयत से चूमा कि कली को लगा मक्खन की बट्टी की भांति आंटी उसके दोनों गालों को भी निगल गई हैं। लेवेंडर की मादक सुगंध से कली की आंखें मुन गईं। किसी विदेशी सेंट की खुली बोतल सी ही आंटी कुर्सी खींचकर बैठ गईं। पर यह क्या सुन रही थी मैं अभी कि तुम इस इतवार को ही चली जाओगी? क्या साथ ही दिन में तुम तड़पा कर कलकत्ता चल दोगी? क्यों विवियन? तब तो इसे आज ही पैक कर वापस भेज। बड़े प्रेम से कली के दोनों हाथ पकड़कर आंटी ने बनावटी क्रोध से झकझोर दिए। मेरी छुट्टी ही नहीं है। वो तो एक नुमाइश में आई थी, इसी से इधर चली आई। कभी कभी तो 2 घंटा भी नहीं सो पाती हूँ। पता नहीं क्या सोच कर तो इस लाइन में चली गई। विवियन कहने लगी, अच्छी खासी थी पढ़ने में। क्यों, 6 पॉइंट्स थे ना तेरे एससी में? मैंने तो इससे कई बार कहा था आंटी कि चलना ही है तो इलाहाबाद चल, पर इसे तो कलकत्ता की धुन लगी थी। हार कर मैंने इसे लॉरिन आंटी का पता दे दिया था। हाय, मैं मर गई। आंटी ने दोनों बेलन सी बाहें आकाश की ओर उठा दी। अरे कमबख्त, तूने इसे लॉरिन के पास भेज दिया? इससे तो शेरनी के पंजे में डाल दिया होता। क्यों कली, उस चुड़ैल ने कहीं तुमसे वही काम तो नहीं लिया जो सूजन की लकड़ी की टांग से लेती है? क्या कह रही हो आंटी? आश्चर्य से विवियन आंटी की ओर मुड़ गई। कितनी अच्छी हैं लॉरिन आंटी। मुझे 16वीं सालगिरह पर यह घड़ी उन्हीं ने तो भेजी थी कली, याद है ना? हाय मेरी भोली बेटी, मुफ्त में उपहार दे, ऐसी मूर्ख नहीं है लॉरिन। उसका बस चले तो वह दुनिया की हर 16 साल की सुंदर लड़की की कलाई में हीरे की घड़ी बांध दे। मुझे जैसे ही पता चला कि उसने तुझे कॉन्वेंट में घड़ी भेजी है, वो मरम्मत की थी मैंने चुड़ैल की कि पैर पकड़कर रोने लगी। तुम दोनों से मैंने कभी कुछ कहा नहीं। बॉबी ऐसी बातें देर में समझता है और तुम समझने के लिए बहुत छोटी थी। और हाय, ऐसी प्यारी बच्ची को तुमने वहाँ भेज दिया। कली मेरी बच्ची, मुझसे कुछ मत छुपाना। आंटी की चिंतातुर मुद्रा में बनावटी स्नेह का स्पर्श भी नहीं था। कली मन ही मन अचरज में डूबी जा रही थी। जिसे उसने कल तक देखा भी नहीं था, वह आज उसे कितनी सगी लग रही थी। उस बुढ़िया ने कहीं तुझे इसी धंधे में तो नहीं लगा दिया? नहीं आंटी, कली ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो वहाँ कुछ ही महीने रही। जैसे ही माथा ठनका मैंने आंटी का फार्म छोड़ दिया था। फार्म इंडीड। आंटी ने उसकी पीठ थपथपा दी। तभी तो मैं मन ही मन कह रही थी, लॉरिन के धंधे में होती तो ये चेहरा क्या ऐसा भोला दिख सकता था? उसी चेहरे की मरीचिका के लिए लॉरिन आंटी के प्रशंसा के शब्द यदि कली दोहरा दे तब। पर उन शब्दों को दोहराने पर भी शायद कोई उन पर विश्वास नहीं करता। 7 दिनों में इलाहाबाद ने कली की काया पलट कर रख दी थी। उसे लग रहा था कि जीवन में पहली बार उसके पैर जीवन के यथार्थ धरातल का स्पर्श कर रहे थे। अब तक क्या वह जीवन दोले की दिशाहीन पेंग ही लेती शून्य आकाश में झूलती रही थी? शायद सरस स्नेह से छलकती आंटी की स्निग्ध मातृवत चावनी कभी कभी उसकी आंखें गीली कर देती। पन्ना की आंखें भी तो ऐसी ही नीली थी। तब अंतर कहाँ था? एक दृष्टि थी नीले आकाश सी ही उदार, और दूसरी में थी चित्रांकित आकाश की सी नीलाभ शून्यता। एक ने उसकी अभिशप्त नन्ही देह को ठोकर लगाने पर दया की भीख देकर गोदी में लिया था। दूसरी ने अनजान होने पर भी बिना कुछ पूछे ही अपनी उदार बाहें फैला दी थी। 7 दिनों में कली के चेहरे ने मेकअप की एक सामान्य तुलिका का भी स्पर्श नहीं किया था। चेहरे की स्वाभाविक लुनाई में किसी दक्ष कलाकार के पेंसिल स्केच की ही लाइट एंड शेड की स्निग्ध छाया उतर आई थी। बड़ा आश्चर्य है कली, विवियन एक दिन कहने लगी। बंगाल में रहती है, पर आज तक ये सत्यजीत रे की अनुसंधानी दृष्टि तुझ पर नहीं पड़ी? एकदम उसी के चलचित्र की नायिकाओं से मिलता जुलता चेहरा है तेरा। क्यों, है न रे? बॉबी 7 दिनों में ही उस सौंदर्य उदय में कंठ तक डूब चुका था।
कली को लेकर पूछा गया सामान्य सा स्वाभाविक प्रश्न ही उसे लाल कर देता। यह विवियन भी समझने लगी थी। इसी से जानबूझकर वह कभी कभी उसे छेड़ने लगती। ए बॉबी, देखूं कितने मिनट में तुम्हारा हेलीकॉप्टर हमें फाफामऊ पहुंचाता है, वह कहती, और किसी रेस कार के उत्तेजित प्रतियोगी की ही भांति बॉबी प्राण हथेली पर धर पूरी स्पीड में गाड़ी चलाता। फाफामऊ की ओर जाती निर्जन सड़क के वक्ष पर अमानवीय दुस्साहस से विराट जहाज सी ठेला ट्रकों को पछाड़ती बॉबी की जर्जर गत यौवना गाड़ी सहसा सोडसी बनी भागने लगती तो कली और विवियन चीखें मारती हंसती हंसती दोहरी हो जाती। बस करो बॉबी, अब बस। लगता किसी कार्निवाल की कार रेस में ही दोनों बच्चा मोटर भगा रही हैं। बचकानी हिस्टेरिकल चीखें कली के कानों में स्वयं ही अनजान बनकर टकरा उठती। एक अरसे से वह इतना नहीं हंसी थी। उसे लगता कि वह बहुत दिनों से अस्वाभाविक अभिनय के कवायद में जाम हो गए उसके शरीर के अंजर पंजर किसी तेल ग्रीस से चमकाई गई मशीन के अवयवों की ही भांति एक बार फिर नए बन गए हैं। घर लौटी तो आधी आधी रात तक विभिन्न यूनिवर्सिटी के कथा पुराण का पोथा खोलकर बैठ जाती। एक एक रोचक अयर कली को कंठस्थ हो गए थे। हाय कली, तो हमारी यूनिवर्सिटी में आती तो क्रेज बन जाता। सच, विवियन कहती तो उसका मन ललचा उठता। पर अपनी खोखली बनावटी जिंदगी की केंचुली क्या वह अब चाहने पर भी उतार कर फेंक सकती थी? अब मुझे लौटना ही होगा विवियन, उसने 8वें दिन कहा। वाह वाह, अभी तो तुझे माघ मेले की सैर ही नहीं कराई, अभी कैसे जाएगी? स्वयं आंटी ने तार देकर उसकी छुट्टी बढ़वा ली थी। कल अमावस का नहान है, खूब बढ़िया मेला जुटेगा, आंटी हंसकर कहने लगी। आज तक कली देश विदेश के इंडियन पवेलियन की मॉडल बनी है, इस बार इसे माघ के मेले की मॉडल बनाएंगे। अच्छा विवियन, बॉबी अपना कैमरा लोड कर लेना, कल तड़के ही चल देंगे। साइमन से मैंने कह दिया है, बजरा निकालने वह आज ही संगम चला जाएगा। आंटी ने कभी बड़े शौक से अपना बजरा बनवाया था, नाम था गोल्डन एरो। अब वह बजरा एक पंडे के गोदाम में ही बंद रहता, पर कभी कभी आंटी के अतिथियों के सम्मान में किसी उजड़ी रियासत के हाथी की ही भांति सज धज कर संगम के नीलाव जल में तैरता तो सबकी दृष्टि आकर्षित कर लेता। बजरे को विशेष रूप से नक्शे में बांध कर तराशा गया था। उसके वेनिशियन गैंडोला की सी छरहरी देह के दोनों ओर 2 नुकीले सुनहले तीर सूर्य की प्रखर किरणों में स्वयं भी दीप्त अग्निशिखा की सी ही किरणें छोड़ने लगी। माघ मेला देखना ही है तो बहुत तड़के चलेंगे। आंटी के उत्साह का अंत नहीं था। दुर्भाग्य से इस साल का कुंभ नहीं है, फिर भी संगम का माघी मेला इज क्वाइट समथिंग। देखना कली, तेरे वर्ल्ड फेयर में भी ऐसी स्वाभाविक चहल पहल नहीं रहती होगी। और फिर बजरा रोक कर बीच संगम में डुबकियां लगाने में जो आनंद आता है, आहा। आंटी आंखें मूंद कर सचमुच ही काल्पनिक डुबकियों में डूबने उतराने लगी। आंटी की नानी पक्की ब्रह्माणी थी। विवियन हंसकर कहने लगी, किसी चतुर्वेदी की इकलौती बेटी थी। नाना उन्हें भगा लाए थे, इसी से तो माघ मेले में आंटी हर साल बौरा जाती हैं। सच? कली की विस्फारित दृष्टि ने बॉबी को अजगर की भांति मुंह फैलाकर निगल लिया। आश्चर्य की मुद्रा ही क्या, इस अलौकिक रूपसी की सबसे मोहक मुद्रा नहीं थी। किसी सर्पणी द्वारा हिप्नोटाइज्ड पक्षी सा बॉबी उसी से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना ही भूल गया। और क्या झूठ कह रही हूँ? पूछ लेना आंटी से। विवियन ने बॉबी को ठसका कर चेतना जगत में खींच लिया। ए सिली, हाउ यू स्टेयर, वह फुसफुसाई और अचकचा कर कसी तनी पतलून को अपनी नटनी की सी कमर पर खींचता तीर सा बाहर निकल गया। बड़ी लंबी कहानी है नानी के एलोपमेंट की, कभी फुर्सत से सुनाएंगे, आंटी बोली। पहले शर्मा को फ़ोन कर दूं गाड़ी के लिए, संगम का पास भी तो बनवाना पड़ेगा। आंटी फ़ोन करने चली गई तो विवियन बोली, चल ये अच्छा है कि कल बॉबी को की गाड़ी में नहीं जाना पड़ेगा। शर्मा साहब की गाड़ी तो एकदम मखमल पर फिसलती है, देंगे ज़रूर। उसने एक आंख मींच कर कहा।
ही डेयर नॉट रिफ्यूज, क्योंकि आंटी की ओल्ड फ्लेम है। देख लेना, सुबह होने से पहले ही गाड़ी हमारे पोर्च में होगी। सचमुच ही आंटी के मुर्गे ने सुबह की बांग दी ही थी कि शर्मा साहब की काली लंबी खुशनुमा गाड़ी बिना किसी आवाज़ के ही सर्र से आकर पोर्च में लग गई। आंटी के उत्साह की छूत अब घर के सब सदस्यों को लग गई थी। साइमन बजरा सजाने पहले ही दिन चला गया था। भीड़ के रेले में चींटी की गति से रेंगती शर्मा जी की स्लीक गाड़ी के कांच से मुंह सटाए कली मुग्ध दृष्टि से भीड़ के रामधुन को देख रही थी। रंग बिरंगी गोट लगे ऊंचे अवधी लहंगे, दक्षिणी साड़ियाँ, जोधपुरी पगड़ियाँ, पगड़ियों पर पोटलियाँ और पोटलियों पर सधे सरकसी बच्चों से जमे अर्धनग्न काले चमकते बच्चे, थके छिले पांव पर कंठ की स्वर लहरी में गूंजता अदम्य उत्साह। किसी किसी कंधे पर एक साथ बैठे 3-3, 4-4 बच्चे, ठीक जैसे कोई होटल का दक्ष बैरा दोनों हाथों में एक साथ कई जोड़ा प्लेटों का अंबार बनाए मुस्कुराते बड़े इत्मीनान से चला जाता है। ऐसे ही वे ग्रामीण खिलकते बंदरों से अबाध्य बालकों को स्वाभाविक संतुलन में कंधे पर बांधे चले आ रहे थे। एक साथ 4-5 बैलगाड़ियां सहसा कार ही के साथ दुस्साहसी कदम रखती आगे पीछे चलने लगीं। बैलगाड़ियों में 3-4 मूंछ की उल्टी चारपाइयों पर ढोलक के साथ गाती बजाती मुखरा ग्राम्याओं का दल कार की खिड़की के पास ही सट कर रेंगने लगा। सबकी कंकरेजी लाग लगाई गई एक सी मिलती जुलती साड़ियाँ थीं, हाथों में कुहनी तक चमकती लाख की चूड़ियाँ और पटेला, नाक में सोने की सर्चलाइट सी चमकती पगुनियाँ और पैरों में बेड़ियों सी पड़ी पैंजनी। ये सब बुंदेलखंडी हैं, ये इनका खास पहनावा है, आंटी कली से कह रही थी। मैं तो बरसों रीवा छतरपुर में रही हूँ। माय व्हाट वॉइस! तीखी आवाज़ शहनाई की सी बुलंद गूंज की नौबत बजा रही थी। गाड़ी वारे मसक दे बैल चले पुरवैया के बादर। बाद का रा का एक मोहक सधी मरोड़ के साथ मुड़ता और तरुण रंगीला पगड़ीधारी गाड़ीवान अधूरी पंक्ति को पकड़कर पहली पंक्ति को फिर दोहराने लगता। सहसा गीत की लय में झूमते गाड़ीवान से एक धृष्टा नवयुवती ने न जाने क्या कहा और वह कली की कार के कांच के चौखटे में बंद बड़ी आंखों में आंखें डाल गीत की अधूरी पंक्ति दोहराता कार को पछाड़ता चला गया। उसकी रंगीनी के साथ की स्त्रियों का पूरा दल खिलखिला उठा और कली ने खिसिया कर मुंह फेरी। जो देश विदेश के समृद्ध समाज की भीड़ के सन्मुख दिन रात सीना तान कर नित्य नवीन वेशभूषा के रंग रस का जाल बुनती इटलाती चली जाती थी, उसी को प्रयाग की धूल भरी सड़क पर एक गंवारू ग्रामीण लोकगीत की एक ही पंक्ति ने छुई मुई बना दिया। क्या हो गया था उसे? संगम का पास बना है कली, बस किले तक ही चलना होगा हमें। कार के रुकते ही विवियन बड़े उत्साह से नीचे कूद गई और कली का हाथ पकड़कर भीड़ को चीरती चलने लगी। कभी कभी बालों में दोनों के पैर धंस जाते, ऊपर उठाती तो चप्पलें वहीं रह जाती। उधर बहुत पीछे पिछड़ गई आंटी अधैर्य की हाँक हाँक लगाने लगती। तुम्हारी ये आदत ही हमको नापसंद है विवियन। मैं पूछती हूँ, कौन सी रेलगाड़ी छूटी जा रही है जो ऐसी भाग दौड़ मची है? रुक जा, मुझे आने दे, साथ चलेंगे। ओह माय गॉड! विवियन अधैर्य से पालू पर ही बैठकर फुसफुसाई। देख रही हो ना आंटी को, अब अगले माघ मेले तक यहाँ पहुँचेंगी। चुप कर, आंटी सुनेंगी तो क्या कहेंगी? कली स्वयं बड़ी चेष्टा से अपनी हंसी रोक रही थी। जीन्स पहनकर आंटी और भी विराट लग रही थी। उस पर उस हो हल्ले में भी किसी का क्रूर रिमार्क, जिसे शायद विवियन नहीं सुन पाई थी, कली ने सुन लिया था। देख यार, आज हाथी पैंट पहनकर गंगा नहाने को निकला है। होंठ काटकर कली ने हंसी रोक ली। बड़ी देर बाद हाँफती पसीने से लथपथ आंटी उन तक पहुंची और पूरा दल एक बार फिर साथ साथ चलने। सामने फूस की छाई झोपड़ियों की एक पूरी कतार बिखरी थी। उजाला निखर आया था। कुछ तीर्थयात्री हाथ में निचुड़ी टप टप पानी टपकाती धोतियां लटकाए लौट रहे थे।
कुछ सूखी धोतियां कंधे पर लटकाए नहाने जा रहे थे। विभिन्न पंडों के चिन्ह तोरण द्वारों से मीठी प्रभाती गूंजने लगी थी। दक्षिण के वेंकटेश्वर की सुमधुर स्तुति के लयबद्ध छंदों की रूपक ताल के साथ जवाबी संगत सी देती घंटा ध्वनि को कली चकित मृगी सी ठिठक कर सूंघने लगी कि आंटी ने लपक कर उसे अपने पास खींच लिया। फायर ब्रिगेड की ही भांति भीड़ भरी सड़क के ट्रैफिक की ओर से एकदम उदासीन नागा साधुओं का एक जत्था कली की कनपटी से गोली सा सनसनाता निकल गया। लुक एट दीज ब्यूटीज माय डियर। आंटी उसके कान के पास सिर सटाकर फुसफुसाई। कुछ कहना मत, अफ्रीका के रैटल स्नेक से ही गुस्सेबाज होते हैं ये। मैंने जब इन्हें पहली बार देखा तो दुर्भाग्य से जोर से हंस पड़ी थी। बाप रे बाप, खजूर के पेड़ से लंबे एक ऐसे ही नंग धड़ंग खबीस ने अपना पूरा चिमटा ही मेरी पीठ में घुसेड़ दिया। सारे शरीर में भस्म पोते, पेरिस की लेटेस्ट हेयर स्टाइल के बुफों में जटाजूट संवारे, अपनी भयावह नग्नता की ओर से एकदम उदासीन नागा साधुओं का यह जत्था ऐसी अकड़ से सीना ताने चला जा रहा था जैसे सब के सब किमख्वाब के अदृश्य अचकन और जरी के साफे बांधे चले जा रहे हों। अभी तूने कुंभ का मेला देखा होता तो शायद पगला ही जाती, आंटी कहती जा रही थी। लगता है सारी दुनिया के मुंड यहीं आकर जुट गए हैं। चल अब चूड़ियों की दुकान पर चलें। आज तुम्हें कलाई भर काले लच्छे पहनूंगी और 4-4 चूड़ियाँ सुहाग के लिए बिना उठूंगी। अब देखना कली, विवियन कहने लगी। बिसातियों की दुकान के सामने जाकर आंटी पगला जाएंगी। हर साल न जाने क्या क्या खरीद कर बटोर ले जाती हैं। तुलसी की माला, चूड़ियाँ, गंगाजली और इलायची दाना। बॉबी ने पूछा। अरे हाँ, वो तो आंटी की वीकनेस है। बस चले तो शेर भर एक साथ मुंह में डाल लें। इस बार इन्हें उस ओर एकदम मत जाने देना बॉबी। देखते ही देखते आंटी ने नीली हरी चूड़ियों से अपनी गोल गोल गोरी कलाई ही नहीं भरी, कली और विवियन को भी रंगीन लच्छे पहना दिए। कली आज तक चूड़ियों की मीठी खनक से एकदम अपरिचित थी। कॉन्वेंट में कभी तेज त्योहार पर उसकी कोई सहपाठिनी लुक छिप कर चूड़ियाँ पहन भी आती तो रेवेंड मदर की एक ही घुड़की से सहम तत्काल उतार आया को दे देती। अभी तो नहा धोकर पंडे से चंदन का तिलक लगवाऊंगी, आंटी बोली। तब देखना मुझे कली, पक्की हिंदुआनी बनूंगी आज। डोंट बी सिली आंटी, विवियन बोली। इस जीन्स के साथ चंदन लगाकर पूरी कार्टून लगोगी। वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी के लड़कों का वह झुंड तुम्हें घूर रहा है। इस उम्र में इस दुमंजिले ओल्ड फैशन मकान को अब यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं घूर सकते विवियन, तुम निश्चिंत रहो। वह तो आज साथ में ये जो लिज टेलर को ले आई हूँ उसे ही घूर रहे होंगे। चलो, तुम्हें कैसा डर लग रहा है, मैं तो हूँ साथ में। आंटी तेजी से हाँफती दोनों को खींचती दौड़ सी लगाने लगी। हे बॉबी, जानबूझकर ही शायद छोकरों की भीड़ में से एक पतली पतली टांगों और बीट नेक के से बालों वाले लड़के ने चीख कर बॉबी को पुकारा। उसकी हाँक को अनसुनी कर बॉबी तेज से चलता रहा। ऐसे हे लकी बग, एक अश्लील ठहाका बॉबी का पीछा करने लगा। देख रही हो आंटी, सब पीछे पीछे आ रहे हैं, अब जल्दी से बजरे पर चलो। विवियन बुरी तरह घबरा रही थी, पर कली नपे तुले कदम रखती ऐसे आत्मविश्वास से चली जा रही थी जैसे किसी फौजी टुकड़ी की सलामी ग्रहण कर रही हो। ये तो उसके लिए नित्य का दाल भात था। रंगीन बजरे पर खड़े साइमन की विचित्र फिल्मी वेशभूषा देखकर पहले कली पहचान ही नहीं पाई। जब निकट पहुंचकर पहचाना तो होठों पर हाथ धरकर जोर से हंस पड़ी। विवियन बार बार पीछे मुड़कर भीड़ में भटक गई। उद्दंड सहपाठियों की भीड़ को न देख आश्वस्त होकर बड़ी ललक से बजरे पर चढ़ने लगी। एक मोटा सा काठ का तख्ता जो उसकी लचीली देह के भार से रोप रेस सा कांपने लगा था। बजरे तक सीढ़ी के रूप में मोटी रस्सी बंधी थी। कांपते डगमग होते तख्त पर पैर रखने में सहमती कली किनारे पर ही खड़ी रह गई तो बॉबी उसे सहारा देने ऐसे बढ़ाया जैसे बाहों में भरकर ही उठा लेगा। उसका हाथ पकड़कर वह डगमगाती बजरे तक पहुंच गई।
रंगीन लहरदार जोधपुरी साफे में साइमन किसी रियासत के रजवाड़े का दमकीला भृत्य सा चमक रहा था। ये पोशाक उसे आंटी ने पिछले साल बनवा दी थी। कुछ भी कहो बॉबी, हमारा साइमन इस ड्रेस में एकदम विदेशी चलचित्र के किसी इंडियन हीरो सा लगता है। क्यों, है ना कली? अकड़ से साइमन और भी तेज बजरा चलाने लगा। आंटी अपनी चौरस कमर पर दोनों हाथ धर उसके पीछे खड़ी होकर बोली, ठीक संगम में जाकर बजरा लगाना साइमन, जहाँ सब नहा रहे हैं, समझे? वो तो समझ गया आंटी, अब तुम भी समझ लो। वहाँ पर ये साइमन साइमन कर अपने फौजी कमांड मत देना, नहीं तो घाट के हिंदू हमें लाठी लेकर घाट के बाहर खदेड़ देंगे। साइमन का नाम इस घाट के भीतर बदलना ही होगा। साइमन, कुछ घंटों तक तुम रहोगे श्याम कुमार, विवियन ने कहा, और बच्चों की भांति सबने तालियां बजाकर नए नाम का स्वागत किया। हाय, कैसा रोमांटिक नाम है श्याम कुमार। मैं तो कहती हूँ अब इसका यही नाम रहने दिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है साइमन? इट गोज विद योर टर्बन। और इसी के साथ कृष्णकली उपन्यास का 10वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना खूब सारा ध्यान रखिए।